बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी जो स्टडी है उसमें रेगुलरिटी बनाए रखे होंगे। मैंने आपकी क्लास के अंदर बायोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर चैप्टर जो फर्स्ट है वो स्टार्ट कर रखा है। चैप्टर फर्स्ट के अंदर भी मैंने जो टॉपिक शुरू कर रखा है वो प्रजनन की परिघटनाओं से संबंधित है, जिसके अंदर हम लोग ने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था। पूर्व निषेचन अवस्था, निषेचन अवस्था और निषेचन पश्च अवस्था। यानी निषेचन से पहले की अवस्था और निषेचन के बाद की अवस्था। इसके अंदर मैंने आपको जो पूर्व निषेचन प्रावस्था है, पूर्व निषेचन है, उसके अंदर उसी के अंदर हम लोगों ने 2 भागों में विभाजित किया था, आपको याद होगा। एक तो थी युग्मक जनन प्रावस्था और एक है युग्मक स्थानांतरण। युग्मक जनन में आपको पढ़ा चुकी हूँ। नर युग्मक और मादा युग्मक जो उत्पन्न होते हैं उस क्रिया को क्या कहते हैं, नर युग्मक जनन कहते हैं। युग्मक जनन की क्रिया के अंदर अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है अगर युग्मक उत्पन्न करने वाली या उत्पादित करने वाली कोशिका द्विगुणित हो तो। लेकिन जो ब्रायोफाइटा है उसके जो सदस्य है वो खुद ही अगुणित है, वह मुख्य कोशिका अगुणित है। तो अगुणित कोशिका से अगर युग्मक बन रहा है तब तो समसूत्री विभाजन होगा, और द्विगुणित कोशिका से युग्मक बनता है तो अचसूत्री विभाजन होता है। लेकिन हम ज़्यादातर यही कहते हैं कि उच्च स्तरीय के अंदर युग्मक जनन की क्रिया के अंदर अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। तो ये बात आपके सामने क्लियर होनी चाहिए कि आप ये कह दो कि सभी जीवों के अंदर अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है युग्मक जनन के दौरान, तो भी सही नहीं होगा, क्योंकि ब्रायोफाइटा के जो सदस्य होते हैं वो खुद ही अगुणित अवस्था में रहते हैं। तो वहाँ पर जो विभाजन पाया जाता है उस विभाजन को क्या कहेंगे, समसूत्री विभाजन कहेंगे, जिससे युग्मक का निर्माण होता है। ये बात क्लियर हो चुकी थी हमारी। आज जो हम आगे टॉपिक करने वाले हैं वो है युग्मक स्थानांतरण। ठीक है, युग्मक स्थानांतरण। युग्मक 2 होते हैं, एक है नर युग्मक और एक है मादा युग्मक। हम ये कहेंगे कि नर जो युग्मक है उसका काम होता है कहाँ तक जाना, मादा युग्मक तक जाना। नर युग्मक का काम होता है कहाँ तक जाना, मादा युग्मक तक जाना। इसीलिए हम ये कहेंगे कि लगभग सभी लैंगिक करने वाले जीवों के अंदर जो नर युग्मक है वो आकार में छोटा होता है, चलनशील है, गमन करता है और हल्के होते हैं। और इनका काम होता है कहाँ तक जाना, मादा युग्मक तक जाना। जो मादा युग्मक है वो आकार में बड़े होते हैं, ठीक है, अचलनशील है, वो चल नहीं सकते, स्थायी होते हैं, और ठीक है आकार में बड़े हैं तो वजन तो ज़्यादा होना है, ओबियसली ये बात है। ये बात आप युग्मक स्थानांतरण के में जो नर युग्मक होते हैं वो चलायवान होते हैं, जबकि मादा युग्मक चलायवान नहीं होते हैं। लेकिन कुछ उदाहरण ऐसे हैं, जैसे कुछ कवक के उदाहरण हैं और कुछ एल्गी के उदाहरण हैं, जिनके अंदर नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों ही चलायवान है, दोनों ही क्या होंगे, चलायमान होंगे। अर्थात नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों के ऊपर ही पक्षमाप या कसाब पाए जाएंगे, या तो पक्षमाप पाए जाए या कसाब पाए जाए। तो पहले क्या कहा कि युग्मक स्थानांतरण में जो नर युग्मक होते हैं वो चलायमान होते हैं। स्थानांतरण की जिम्मेवारी किसकी होती है, नर युग्मक की होती है। लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जिसके अंदर दोनों ही युग्मक क्या होते हैं, चलायमान होते हैं। फिर हम ये कहेंगे कि युग्मक के स्थानांतरण के लिए किसी ना किसी माध्यम की जरूरत होती है। युग्मक के स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की जरूरत होती है। अब वो माध्यम जो है वो जल हो सकता है और वायु हो सकते हैं, या कोई कीट पतंगे हो सकते हैं। जल के अंदर जो जीव पाए जाते हैं उनमें गमन किसके माध्यम से होगा, जल के माध्यम से गमन होगा।
किससे होगा? जल के माध्यम से गमन होगा। जैसे ब्रायोफाइटा, है ना, टेरिडोफाइटा, ये जो जीव होते हैं, ये जैसे ब्रायोफाइटा है कहाँ? मोस्टली ब्रायोफाइटा जो समुद्र का एरिया होता है उसके आस पास में जो जीव पाए जाते हैं वो ब्रायोफाइटा वाले होते हैं। लेकिन ये स्थल पर तो रहते हैं ब्रायोफाइटा के जो जीव होते हैं, लेकिन प्रजनन निषेचन की क्रिया के लिए इन्हें कहाँ जाना पड़ता है? जल के अंदर ही जाना पड़ता है। इसीलिए ब्रायोफाइटा जो है वो अपने जो युग्मक है, नर युग्मक है, जिनको एंथेरोजोइड्स कहते हैं, नर युग्मक एंथेरोजोइड्स कहते हैं, उनको कहाँ निष्कासित कर देता है? जल में निष्कासित कर देता है। ठीक है, तो इन्हें जल के माध्यम से, जैसे मेंढक है, मेंढक के अंदर निषेचन, मेंढक वैसे स्थलीय जीव होता है लेकिन निषेचन करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। तो इसमें अपन ये कहेंगे कि जल के अंदर सर्वप्रथम जो मादा होती है वो जल के अंदर अंडाणु छोड़ती है, वह उसी के पास में जो नर मेंढक होता है वो अपने शुक्राणु को छोड़ देता है। तो वो कौन क्या हो गया? चलायमान क्रिया हो गई। तो हमें बस इतनी सी बात ध्यान में रखनी है इस टॉपिक के अंदर कि जो युग्मक होते हैं उन्हें स्थानांतरण के लिए माध्यम की जरूरत होती है। वो माध्यम क्या क्या हो सकते हैं? जल है, वायु है, कीट पतंगे होते हैं। जैसे जलीय जीव है उनके अंदर माध्यम जल हो जाएगा, और स्थलीय जो जीव है उनमें लगभग माध्यम क्या हो जाएगा? लगभग माध्यम क्या? वायु हो जाएगी। जो नर युग्मक होते हैं वो चलायमान होते हैं, उनमें चलने की सहायता करने के लिए कसाब पाए जाते हैं। लगभग नर युग्मक ही चलायमान होते हैं। जो निम्न स्तरीय होते हैं उनके कुछ उदाहरण ऐसे हैं जहाँ पर नर और मादा युग्मक दोनों चलायमान हो सकते हैं। इतनी बात हमें ध्यान में रखनी होगी। फिर हमें ध्यान में रखनी होगी, जैसे हम बात करें पादपों की, स्थलीय पादपों की, क्या बात करें? स्थलीय पादपों की बात है कि स्थलीय पादपों के अंदर युग्मक का स्थानांतरण किस प्रकार से होगा। तो स्थलीय पादपों के अंदर युग्मक के स्थानांतरण के लिए देखिए कैसे होगा। जो उच्च स्तर के पादप है, जैसे आवर्त बीजी, अनावर्त बीजी, है ना, आवर्त बीजी। अब आवर्त बीजी जो पादप है, मैं उनकी बात बताऊं एक बार। जैसे में फूल होगा, पुष्प है, पुष्प में एक नर भाग होता है, एक मादा भाग होते हैं। तो ये हो गया नर भाग, ठीक है, और ये हो गया मादा भाग। अब हम ये कहेंगे उच्च स्तरीय जो पुष्प होते हैं उसके अंदर हम उसके अंदर ये कहेंगे कि परागकोश के अंदर परागकण पाए जाते हैं। परागकोश के अंदर परागकण पाए जाते हैं। ये परागकण किसी माध्यम के द्वारा वृत्तिकाग्र तक जाते हैं, किसी माध्यम के द्वारा वृत्तिकाग्र तक जाते हैं, जिसे परागण कहते हैं। परागण का पूरा टॉपिक है, एक बार तो इतना ही समझो कि जो परागकण है उसका परागकोश से वर्तिकाग्र तक जाना किसी भी माध्यम के द्वारा परागण कहलाता है। यहाँ पर आकर के जो परागकण है उससे एक पतली नलिका निकलेगी। ये जो पतली नलिका निकली है, यहाँ देखो ये वाला भाग है अंडाशय, और अंडाशय में क्या होता है? बीजांड। अंडाशय में क्या होता है? बीजांड। और इस बीजांड के अंदर क्या है? मादा युग्मक यानी अंडकोशिका। मादा युग्मक या फिर अंडकोशिका की परागण के माध्यम से परागण हुआ और एक पराग नलिका का विकास होता है। ये पराग नलिका वर्तिकाग्र से होती हुई बीजांड तक जाती है और वहां पर जाकर के नर युग्मक को छोड़ देती है और फिर संलयन की क्रिया क्या होती है? संपन्न होती है। तो हम ये बात कहेंगे कि जो उच्च स्तरीय पादप होते हैं उनके जो नर युग्मक है वो अचलनशील है, वो चल नहीं सकते नर युग्मक। इसमें जो परागकण है वो तो हवा के माध्यम से आगे,
परागकण एक प्रोसेस चलती है, पूरी प्रक्रिया चलती है जो आगे जाके के नर युग्मक बनाते हैं। और ये नर युग्मक पराग नलिका के माध्यम से बीजांड में जाएंगे और बीजांड में क्या पाया जाता है, अंड कोशिका या मादा युग्मक पाया जाता है। तो वहाँ पर तो हमने क्या कहा कि जो नर युग्मक होते हैं वो लगभग चलायमान होते हैं। तो चलायमान होने के साथ साथ में किसी ना किसी माध्यम के द्वारा ये नर युग्मक मादा युग्मक तक पहुँच जाएंगे। लेकिन जो उच्च स्तरीय पादप होते हैं वहाँ पे जो परागकण हैं, परागकण कहाँ तक आए, वर्तिकाग्र तक आ गए। वर्तिकाग्र के अंदर इसमें किसका निर्माण हुआ, एक पराग नली बनी। और ये जो पराग नली के माध्यम से नर युग्मक कहाँ आ गए, बीजांड। और बीजांड में क्या पाया जाता है, मादा युग्मक पाया जाता है। और मादा युग्मक तक पहुँचाना ही हमारा टॉपिक क्या था, युग्मक का स्थानांतरण था। तो एक पहले तो किसमें किया, जलीय जंतु या पादपों के अंदर किस प्रकार युग्मक का स्थानांतरण होता है। दूसरा उदाहरण किसमें कर लिया, उच्च स्तरीय पादपों के अंदर किस प्रकार युग्मक का स्थानांतरण होता है। तो उच्च स्तरीय पादपों के अंदर स्थानांतरण में पहला तो क्या आ जाएगा, परागकण आ जाएगा। लेकिन फिर हम ये कहेंगे उसके साथ साथ में अपन ये कहेंगे कि जो नर युग्मक है वो अचलायमान होता है। तो पराग नलिका के माध्यम से ही वो मादा युग्मक तक जाता है। फिर अपन ये कहेंगे उच्च स्तर के जो पादप होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अलिंगी, एक प्रकार तो क्या होता है, अलिंगी होता है। और जो दूसरा जो प्रकार होगा वो होगा द्विलिंगी। द्विलिंगी, एक लिंगी का मैंने अर्थ आपको बताया था कि एक, और लिंग नर या मादा, यानी पुष्प के अंदर नर या मादा में से एक जन्नांग पाया जाता हो तो एक लिंगी हो गया। और द्विलिंगी का मतलब नर और मादा दोनों एक ही पुष्प में पाए जाते हो तो किस प्रकार का हो गया, द्विलिंगी हो जाता है। अब जो एक लिंगी है उसके अंदर क्या होगा, जैसे मान लो ये दो पादप है, ठीक है, एक ही जाति के होंगे दोनों पादप, तभी परागण की क्रिया संपन्न होगी। अब मान लो यहाँ पर एक पुष्प लगा है, एक पादप ये रहा एक ही जाति का, दूसरी जाति का पादप ये रहा, दो पादप हो गए। इसमें यहाँ क्या लगा है, वो नर है, और दूसरे पादप के जो पुष्प है दूसरा, उसके अंदर क्या है, वो है मादा वाला है। अब यहाँ से जो नर युग्मक है, क्योंकि एक लिंगी हो गए ना, एक पादप पर एक ही पाया जाएगा, चाहे नर युग्मक हो चाहे मादा युग्मक हो। यहाँ से यहाँ तक किसको जाना है, परागकण को मादा तक जाना है। मैंने कहा था हमेशा चलायमान कौन होगा, नर युग्मक होगा। अब वो नर युग्मक की समस्या होती है कि वो मादा युग्मक तक किस प्रकार से पहुंचेगा। देखो जैसे यहाँ पे इसने स्ट्रगल किया, मादा युग्मक तो अपनी जगह ही, वो तो नहीं हिलने वाली। अब नर युग्मक चलायमान नहीं है, ठीक है। उच्च स्तरीय पादपों के अंदर एंजियोस्पर्म यानी आवर्तबीजी अनावर्तबीजी पादपों के अंदर नर युग्मक चलायमान नहीं होते हैं, लेकिन वो हवा के माध्यम से वर्तिकाग्र तक आते हैं बेचारे। उसके बाद में फिर सोचते कि यहाँ तक जाना है हमें, तो एक अपना रास्ता खुद बनाएंगे परागकण, ठीक है। तो यहाँ देखो मेरी बात सुनो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक परागकणों का एक पुष्प से लेकर के दूसरे पुष्प तक जाना परागण की क्रिया कहलाती है। बात समझ में आ गई। परागकणों का परागकोश से लेकर के वर्तिकाग्र तक जाना। अब यहाँ पर दोनों पुष्प अलग अलग हो गए तो आप इस क्रिया को क्या कहोगे, पर परागण कहोगे। हालांकि हम फिर पढ़ेंगे पर परागण, लेकिन अगर एक लिंगी है तो पर परागण की क्रिया के द्वारा परागण जाएंगे। अगर द्विलिंगी है, अब मेरी बात सुनो, ये मान लो एक ही पुष्प होता, पुष्प एक ही होता, एक ही पुष्प में नर और मादा जन्नांग पाए जा रहे हैं, तो सीधे सीधे ये परागकण यहाँ गिर जाएंगे आकर के। ये लो बात सीधी समझ होगी। तो द्विलिंगी पादपों के अंदर परागण की क्रिया सरल प्रकार की होती है, जबकि एक लिंगी पादपों के अंदर परागण की क्रिया जटिल होती है। ये बात लिखेंगे अब इसके अंदर।
फिर हम ये कहेंगे कि जो प्राग कण होते हैं, जो प्राग कण होते हैं चलायमान होते हैं, इन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, इसीलिए संख्या में ज़्यादा होते हैं। तो नर युग्मक मादा युग्मक की बजाय संख्या में क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। इतनी बात याद रख लोगे। युग्मक का स्थानांतरण बताया है, जल के अंदर युग्मक का स्थानांतरण जल कर देगा, ठीक है। और स्थल के अंदर जो पौधे हैं उनके अंदर प्रागण की क्रिया से स्थानांतरण हो जाएगा। अगर मैं मानव की बात करूं तो मानव के अंदर या जो स्थलीय जीव होते हैं, स्तनधारी वगैरह होते हैं, उसके अंदर जो नर युग्मक चलायमान होते हैं जिन्हें शुक्राणु कहते हैं, उन शुक्राणुओं को नर के द्वारा मादा के गर्भाशय में छोड़ दिया जाता है ना। तो मादा तक पहुंचा दिया गया नर युग्मक को, और यही क्या कहलाता है, युग्मक का स्थानांतरण कहलाता है। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी, युग्मक का स्थानांतरण किस प्रकार से हुआ है। तो पहला हमारा था क्या था, निषेचन पूर्व अवस्था। अब सुनो मेरी बात, यहाँ यही का उदाहरण ले लो, ज़्यादा क्यों जाओ। यहाँ मैंने नर युग्मक का स्थानांतरण कहाँ कर दिया, मादा युग्मक तक कर दिया। अब नर युग्मक और मादा युग्मक का क्या होगा, संलयन होगा और युग्मनज बनेगा। नर युग्मक मादा युग्मक के संलयन से युग्मनज बनता है, उस क्रिया को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। तो अगला हमारा टॉपिक क्या रहेगा, अगली प्रावस्था क्या रहेगी, निषेचन पूर्व प्रावस्था के अंदर दो पढ़े थे, युग्मक जनन पढ़ लिया और दूसरा है युग्मक का स्थानांतरण पढ़ लिया। युग्मक अगुणित होते हैं, ये बात आपको पता है पहले से, अठसूत्री विभाजन से बने हैं। ब्रायोफाइटा के अंदर जो बॉडी होती है वो खुद ही अठसूत्री होती है, इसीलिए वह समसूत्री विभाजन से अवस्था बन जाएगी, ठीक है। चले दूसरी प्रावस्था है निषेचन प्रावस्था। अगली प्रावस्था क्या है बच्चों हमारी, निषेचन प्रावस्था। दैट इज क्लियर द ऑल टॉपिक। नाउ निषेचन। निषेचन सबको पता है, छोटी क्लासों में खूब पढ़ा है निषेचन क्या होता है ना। नर युग्मक मादा युग्मक दो, अभी उदाहरण देके समझाया था मैंने आपको। नर युग्मक, ठीक है जी, और मादा, ये बना दूं नर युग्मक और इधर लिख दूं मादा युग्मक। स्थानांतरण हो चुका है। फिर मैंने क्या कहा था, नर युग्मक भी अगुणित है और मादा युग्मक भी अगुणित है, दोनों पास पास आएंगे। नर युग्मक और मादा युग्मक है, दोनों क्या आएंगे, पास पास आएंगे और दोनों का क्या हो जाएगा, संलयन हो जाएगा। ये लो दोनों केंद्रक एक जगह आ गए। मेरी बात समझ में आएगा। जब एक ही कोशिका के अंदर दो केंद्रक आ गए, एन और एन का मतलब कितने एन हो गए, 2n हो गए, तब इसे क्या कहते हैं, युग्मनज कहते हैं। तो युग्मनज क्या हो गया, अगुणित नर युग्मक का अगुणित मादा युग्मक के साथ में संलयन होकर के द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। युग्मनज खुद एक कोशिकीय है, द्विगुणित तो है लेकिन एक कोशिकीय। ये ध्यान रखोगे आप बात कि युग्मनज नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन से बना है, अतः ये द्विगुणित है। लेकिन क्या है, एक कोशिकीय। अब मेरी बात सुनो कि मान लो ये नर युग्मक उत्पन्न करने वाली कोशिका है और ये मादा युग्मक उत्पन्न करने वाली कोशिका है। कौन सा विभाजन हुआ था, अर्धसूत्री विभाजन हुआ था। कौन सा विभाजन हुआ था, अर्धसूत्री विभाजन हुआ था। अर्धसूत्री विभाजन होने से अगुणित अवस्था बनी थी। अब मैं प्रश्न ये कर दूं कि युग्मक निर्माण के समय समसूत्री विभाजन क्यों नहीं होता द्विगुणित कोशिका में। अगर कोशिका द्विगुणित है तो वहाँ समसूत्री विभाजन क्यों नहीं होता। तो आप क्या उदाहरण दोगे, मेरी बात सुनो। आप ये कहोगे कि समसूत्री विभाजन के अंदर गुणसूत्र की संख्या जनक कोशिका के समान ही होती है। जब समसूत्री विभाजन हुआ तो जो संतति कोशिका बनेगी वो द्विगुणित बनेगी और दोनों द्विगुणित कोशिका के अंदर गुणसूत्र की संख्या तो जनक से क्या हो गई, दुगुनी हो गई। मेरी बात सुनो, अगर ये n की जगह ये 2n होता
और ये क्या होता है 2n होता है तो क्या बन जाते हैं 4n ही बन जाते हैं। अब देखो कहाँ है, समान है क्या, जबकि हमें पता है कि हर मानव के अंदर गुणसूत्र की संख्या 46 होती है कोशिका के अंदर। अगर ऐसा होता तो 46 का डबल कर लो उसकी संतान में तो दुगुनी मिलती, तो इसीलिए गुणसूत्र की संख्या दुगुनी नहीं हो जाए, इसीलिए जो युग्मक होते हैं वो क्या होते हैं अगुणित होते हैं। ये प्रश्न आ सकता है, मेरी बात समझने की कोशिश करना कि युग्मक के समय द्विगुणित कोशिका में अर्धसूत्रीय विभाजन क्यों होता है। तो आप क्या कहोगे कि अर्धसूत्रीय विभाजन के समय गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है, दोनों नर युग्मक मादा युग्मक की अगुणित अवस्था मिलकर के द्विगुणित अवस्था बना लेती है, जिनमें गुणसूत्रों की संख्या अपने जनक के क्या हो जाएगी समान हो जाएगी। अगर समसूत्री विभाजन होता तो युग्मनज के अंदर गुणसूत्रों की संख्या जनक से दुगुनी होती और एक नए ही प्रकार के जीव का क्या हो जाता निर्माण हो जाता, समान संतति नहीं बनती, मानव से मानव पैदा नहीं होता, फिर कुछ और ही होता, उसके सिंगली निकल के आ जाते। आगे इतनी बात समझ में, निषेचन कर लो कि निषेचन किसे कहते हैं। फिर वो दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि निषेचन कहाँ पाया जाता है या फिर निषेचन के प्रकार बताइए। तो निषेचन कहाँ हो रहा है इसके आधार पर निषेचन के दो प्रकार होते हैं। इसके आधार पर निषेचन के दो प्रकार होते हैं, एक होता है बाह्य निषेचन और एक होता है आंतरिक निषेचन। ठीक है, दोनों में अंतर आते हैं एग्जाम के अंदर, सीधे सीधे इसमें अंतर वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, है ना। जैसे समथेल्सी, विषमथेल्सी से संबंधित पूछ लिया, द्विलिंगी एक लिंगी द्विलिंगी से संबंधित प्रश्न पूछ लिया, मध्य चक्कर ऋतुस्राव से संबंधित प्रश्न पूछ लिया, मौसम प्रजनक या संतति प्रजनन सतत प्रजनन के क्वेश्चन पूछ लिया। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं इस चैप्टर में से। तो यहाँ देखिए हम कहेंगे कि स्थान के आधार पर निषेचन दो प्रकार के होते हैं, एक है बाह्य निषेचन, बाह्य निषेचन एंड दूसरा क्या है आंतरिक निषेचन। ये परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, आंतरिक निषेचन। चलिए बाह्य निषेचन की बात करें। निषेचन की वह प्रक्रिया नर युग्मक व मादा युग्मक का संलयन अगर मादा शरीर के बाहर हो, यानी कि मान लो कोई भी जाति उसमें एक नर है एक मादा है, अगर निषेचन की क्रिया मादा के शरीर में हो रही है तब तो आंतरिक निषेचन, और शरीर के बाहर हो रही है तो क्या हो गया बाह्य निषेचन। यानी कि निषेचन की क्रिया मादा शरीर के बाहर होती है। बात क्लियर हो गई। बाह्य निषेचन, निषेचन किसे कहते हैं ये बात समझ में। अब वो निषेचन हो रहा था ना नर युग्मक मादा युग्मक का जो संलयन हो रहा था, अगर वो मादा शरीर के बाहर है तो बाह्य निषेचन, और मादा शरीर के अंदर है तो आंतरिक निषेचन। ये निषेचन कहाँ होगा, निषेचन कहाँ होगा मादा शरीर के अंदर। अब ये मादा शरीर के बाहर तो हो रहा है लेकिन कहाँ हो रहा है, तो आप कह दो इस प्रकार का निषेचन जल में होता है, और ये मादा की अंडवाहिनी में होगा, मादा की अंडवाहिनी में होगा। फिर तीसरी बात मादा की अंडवाहिनी, देखो इधर एक बार, जैसे आप लोग 10वीं क्लास के अंदर है ना इस प्रकार का मादा जननांग बनाया होगा, है ना, इस प्रकार का क्या बनाया होगा आप लोगों ने मादा जननांग बनाया होगा इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ देखो ये जैसे अंडा से यहाँ से अंडा यहाँ आ गया, ठीक है, यहाँ से जो शुक्राणु हैं वो चल करके यहाँ आ गए, तो ये अंडवाहिनी तो है। तो अंडवाहिनी के अंदर संलयन की क्या होती है क्रिया नहीं याद है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 3 वाले चैप्टर में फिर पढ़ेंगे। बात समझ में। और पादपों में उदाहरण दूँ, अभी अभी उदाहरण दिया था, ये ऐसे बनाया था, है ना, अंडाशय, अंडाशय में बीजांड बनाया था, और बीजांड के अंदर
माधा युग्मक होता है। तो पाद उच्च स्तरीय पादपों के अंदर क्रिया कहाँ है? बीजांड में है। कहाँ है? बीजांड में है। और हमारे अंदर कहाँ है? कहाँ है हमारे अंदर? अंडवाहिनी में। अंदर हुई ना, शरीर के अंदर ही तो हुई निषेचन की क्रिया। फिर तीसरी बात अपन ये करेंगे, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन के अंदर शरीर से बाहर है, जल में, शरीर के अंदर है, कहाँ कहाँ ये बता दें। फिर अपन ये कहेंगे कि जब निषेचन की क्रिया कहाँ है? जल के अंदर होती है। तो इस क्रिया के अंदर क्या होगा कि जो नर युग्मक है, जैसे मेंढक क्या करेगा? पहले मेंढक की ये हो गया नर, और इधर मेंढक की क्या होगी? मादा। तो सबसे पहले मादा क्या करेगी? जल के अंदर अंड कोशिका को छोड़ेगी। उसी के पास के अंदर मेंढक का जो नर है वो यहाँ क्या छोड़ देगा? नर युग्मक को छोड़ देगा। नर युग्मक और मादा युग्मक का जल के अंदर संलयन हो जाएगा और किसका निर्माण होगा? युग्मनज का निर्माण होगा। और युग्मनज का निर्माण होना ही क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। फिर आगे युग्मनज से जो क्रिया बनेगी वो अपन किस में पढ़ेंगे? पश्च निषेचन में पढ़ेंगे। निषेचन के बाद की अवस्था होगी। अभी हम केवल क्या पढ़ रहे हैं? निषेचन की बात करें। ऐसे ही जैसे मछलियों के अंदर हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई मेरी? अब इनमें अपन ये कहेंगे कि इस अवस्था के अंदर जो युग्मक है उनकी संख्या क्या होती है? अत्यधिक होती है। बहुत ज्यादा संख्या के अंदर युग्मक को जल के अंदर छोड़ा जाता है ताकि कम से कम एक युग्मक तो आपस में संलयन कर सके। क्योंकि जल की शरीर के बाहर ये क्रिया हो रही है निषेचन की, तो युग्मनज का तापमान पर प्रभाव पड़ता है, वहाँ की पीएच का प्रभाव पड़ता है, जो परभक्षी होते हैं उनका प्रभाव पड़ता है। तो इनके नष्ट होने के चांसेस ज़्यादा है। ये लगभग फेल होने वाली क्रिया है, बहुत ही रेयर केस के अंदर संपन्न होने वाली क्रिया है। तो आपसे ये पूछ ले कि बाह्य जनन के क्या दोष है, तो आप क्या कहोगे कि बाह्य जनन की क्रिया शरीर के बाहर यानी जल में होती है। तो वहाँ पर युग्मक या युग्मनज के नष्ट होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तापमान के प्रभाव से, पीएच के प्रभाव से, आर्द्रता के प्रभाव से या किसी परभक्षी के द्वारा इन्हें नष्ट करने की संभावना होती है। बात आ गई समझ में? हाँ, अब देखो जैसे मैं मेंढक की बात की कि पहले मादा युग्मक जल में अपने अंड को छोड़ती है, अंड कोशिका को। फिर जो नर होता है वो किसको छोड़ देता है? जल में शुक्राणु को छोड़ता है इसी के पास में, और दोनों के संलयन से क्या होता है? युग्मनज बनता है। अब मेरी बात सुनो, जो ये युग्मनज बना ये द्विगुणित बना है। मेंढक का युग्मनज कैसे बनेगा? युग्मनज तो द्विगुणित ही बनते, किसी के भी हो क्या बनेगा? द्विगुणित अवस्था में बनेगा। अब ये जो मेंढक बना है इसके युग्मनज के बाद की अवस्था किस में पढ़ेंगे? पश्च निषेचन में पढ़ेंगे। अब आप जो ये अवस्था बनी है ना, ये अवस्था जो बनी है, इस अवस्था को आप ये भी कह सकते हो ये निषेचित अंडा है। निषेचित अंडा कह दो। क्यों? संलयन की क्रिया हो गई ना। अगर बिना संलयन के अंड कोशिका होती तब कहते अनिषेचित अंडा है। अब निषेचन हो गया तो युग्मनज की जगह आप निषेचित अंडावर्ड भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो निषेचन की बाह्य निषेचन समझ में आ गई बात। मादा शरीर के बाहर होगा, जल में क्रिया संपन्न होगी। इस क्रिया के अंदर युग्मक की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। नर युग्मक चलायमान होते हैं इसके अंदर। ठीक है, जैसे मेंढक अपने जो नर युग्मक है, मादा पहले जल में अंड कोशिका को छोड़ेगी, उसके पास में मेंढक अपने नर यानी शुक्राणु को छोड़ देगा और दोनों का क्या हो जाएगा? संलयन हो जाएगा। इस क्रिया में नष्ट होने की, युग्मनज के नष्ट होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। चले, शरीर के अंदर होता है, कहाँ हो रहा है? अंडवाहिनी में हो रहा है या बीजांड में हो रहा है। ठीक है, इस क्रिया के अंदर जो नर युग्मक है वो चलायमान होते हैं, जबकि मादा युग्मक चलायमान नहीं होती है।
नर युग्मक पर कसाब पाए जाते हैं। नर युग्मक आकार में छोटे होते हैं और नर युग्मक हल्के होते हैं। नर युग्मक का उत्तरदायी होता है मादा युग्मक तक जाना। किस क्रिया के अंदर? आंतरिक निषेचन के अंदर। ये प्रश्न पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में एक बार कि आंतरिक निषेचन के अंदर नर युग्मक की क्या विशेषता होती है। आंतरिक निषेचन में नर युग्मक की क्या विशेषता होती है? तो आप क्या कहोगे? आंतरिक निषेचन शरीर के अंदर, मादा शरीर के अंदर होता है, अतः जो नर युग्मक होते हैं वो चलनशील होते हैं, उनमें कसाब पाए जाते हैं, आकार में छोटे होते हैं, हल्के होते हैं और उनका ही उत्तरदायित्व होता है कि वो कहाँ तक जाए? मादा युग्मक तक जाए। फिर आप कहोगे कि जो नर युग्मक है वो संख्या में मादा युग्मक से अधिक होते हैं। मादा युग्मक से अधिक होते, काफ़ी अधिक संख्या के अंदर नर युग्मक को मादा युग्मक तक पहुंचाया जाता है, क्योंकि रास्ते के अंदर वो भी नष्ट हो सकते हैं। अब देखो, जैसे मैंने आपको पादप का उदाहरण दिया था अभी थोड़ी देर पहले, वो आंतरिक निषेचन का ही तो था। हवा के माध्यम से कहाँ जाएंगे? हवा के माध्यम से कहाँ? देखो, अब हवा चली है ना, मेरी बात सुनिएगा, ये यहाँ से टूटा और टूट करके ये पराग कण अलग हो गए। हवा के द्वारा ये पराग कण कहाँ पहुँचे? वर्ती। अब जरूरी थोड़ी ना सारे के सारे पहुँच गए, उधर उधर बिखर भी सकते हैं। फिर इस जगह पर भी पहुँचने चाहिए, कोई यहाँ गिर गया, यहाँ गिर गया, ठीक है। फिर उसके बाद में जितने भी बने उसके अंदर क्या बनने चाहिए? पराग नलिका बननी चाहिए, क्योंकि इसके पराग कण तो चलायमान होते ही नहीं नर युग्मक, उनको तो पराग नलिका की सहायता लेनी पड़ती है। तो पराग नलिका के द्वारा कहाँ तक पहुँचेंगे? बीजांड और यानी अंडाशय से बीजांड और बीजांड से मादा युग्मक तक पहुँचेंगे, तो यह नष्ट होने का खतरा रहता है। इसीलिए नर युग्मक की संख्या मादा युग्मक के अनुसार क्या होती है? ज़्यादा होती है। मादा युग्मक की विशेषता पूछ ले तो आप ये कहोगे कि मादा युग्मक हमेशा शरीर के अंदर ही रहती है। मादा युग्मक का आकार बड़ा होता है, अचलायमान होता है। बस अंतर पूछ लिया। अब मेरी बात सुनो, अब हम देखते हैं कि अलग अलग पादपों में आंतरिक निषेचन किस प्रकार होता है। सबसे पहले मैं उदाहरण लूंगी ब्रायोफाइटा का। ब्रायोफाइटा या टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा ये खुद अगुणित है, इसमें समसूत्री विभाजन होगा। समसूत्री विभाजन से क्या बनेंगे? युग्मक बनेंगे, नर युग्मक, मादा युग्मक जो भी बनेंगे, ठीक है। एक साइड से यहाँ और बना दो, ये लो, दो युग्मक बन गए। टेरिडोफाइटा खुद द्विगुणित है, अर्धसूत्रीय विभाजन से क्या बनेंगे? युग्मक बनेंगे। अब मेरी बात सुनो, जैसे ये जल का स्रोत है, इस जल के स्रोत में यहाँ ये पौधा है, इस पौधे में ये लो, एक मैंने ऐसे मुंह खोल दिया ऐसे, ठीक है। यहाँ है अंडकोशिका। अंडकोशिका पौधे के अंदर एक साइड से इनके पास में जो ब्रायोफाइटा के नर युग्मक है उनको छोड़ दिया गया, ये हो गए नर युग्मक। अब ये नर युग्मक जल में तैरते तैरते इस नलिका के पास आकर के यहाँ बीजांड में आ जाएंगे, इस भाग के अंदर आ गए और यहाँ पर आकर के अंदर इस मादा जन्नांग के अंदर इनका क्या हो जाएगा? निषेचन हो जाएगा। हालांकि नर युग्मक को जल में छोड़ा गया था, जल में तैरते हुए जल की सतह के पास जो पौधे मादा भाग पाया जा रहा है उसके पास में आएंगे, मादा जन्नांग में जाएंगे और सलियन की क्रिया हो जाएगी। तो सलियन की क्रिया तो मादा जन्नांग में ही हुई है, इसीलिए किसका प्रकार है? आंतरिक निषेचन का है, ना कि बाह्य निषेचन का। बाह्य निषेचन में मेंढक दे सकते हो, छिपकली दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। इतनी बात चले। तो लगभग जीवों में कौन सा निषेचन होता है? आंतरिक निषेचन। बाह्य निषेचन जल के, ठीक है। अब ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा एक कहानी है कि निषेचन आंतरिक है लेकिन जल की आवश्यकता। बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे चले। फिर उसके बाद में अपन ये कहेंगे, जैसे स्थलीय पादप है, आवर्त बीजी अनावर्त बीजी वाले हैं, उनके अंदर निषेचन की क्रिया बीजांड में संपन्न होती है।
स्तनधारियों में निषेचन क्रिया अंडवाहिनी में संपन्न होती है। चले, कोई दिक्कत नहीं, चलो अंतर कर लोगे यहाँ तक। एक बार देख लो, मैं थोड़ा बोर्ड से हट जाती हूँ, हम लोगों ने क्या क्या किए हैं एक बार देख लो, फटाफट देख लो, है ना, एक बार समझ लो ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, अब सुनो, बाह्य निषेचन में भ्रूण की जीविता कम होती है, जबकि आंतरिक निषेचन में भ्रूण की जीविता अत्यधिक होती है। बाह्य निषेचन में निषेचन की क्रिया कई बार संपन्न ही नहीं हो पाती है। अगर संपन्न होती है तो युग्मनज बाह्य शरीर के बाहर है, भ्रूण शरीर के बाहर बनेगा, जीव छोटा जीव शरीर के बाहर बनेगा, तो जो परभक्षी होते हैं वो उनको नष्ट करते हैं। तो बाह्य निषेचन से जीवन की क्षमता कम होती है, जबकि आंतरिक निषेचन से लेकर के विक्स भ्रूण बनने तक, एक शिशु बनने तक पूरी प्रक्रिया शरीर के अंदर होती है, इसीलिए इसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। अब मैं आपको उदाहरण दूं, जैसे कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें निषेचन की क्रिया तो शरीर के अंदर होती है, लेकिन भ्रूण का निर्माण शरीर के बाहर है। युग्मनज शरीर ना, युग्मनज बन गया, अंड बन गया, उस अंड के अंदर क्या एक पूरा अंडा होगा, उसमें नर युग्मक मादा युग्मक का निषेचन का युग्मनज बन गया। वो निषेचित जो अंडा है, निषेचित अंडा हो गया, उसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की एक हार्ड परत आ जाएगी, उसे सुरक्षा मिल जाएगी पूरी, और उसे कहाँ त्याग दिया जाएगा, शरीर के बाहर। यानी विकास कहाँ हो रहा है, शरीर के बाहर हो रहा है। जैसे पक्षी वर्ग, कुछ कीट वर्ग, ये सब उनके उदाहरण आ जाते हैं, लेकिन हमें इतना नहीं देखना, हमें इन दोनों में अंतर देना है। वो तो एक अपवाद स्वरूप हो गया ना कि निषेचन शरीर के अंदर हो रहा है और विकास का हो रहा है शरीर के बाहर हो रहा है, लेकिन वो सुरक्षा प्रदान करने के लिए उनके चारों तरफ क्या पाए जाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट की एक मोटी परत पाई जाएगी। लेकिन उनकी जीवन क्षमता भी कम है, क्योंकि विकसित होने से पहले तो शरीर के बाहर आ ही गए ना, तो उनको नष्ट होने की संभावना उनकी भी रहती है। तो ये है बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन में अंतर। इनकी जीवन क्षमता ज्यादा होती है, इनकी जीवन क्षमता कम होती है, ध्यान रखना है ये बात। अब चलो, अब आगे करते हैं हम। अब आपने एक सुना होगा अनिषेक जनन। अनिषेक जनन परिभाषा है, अनिषेक जनन किसे कहते हैं? बिल्कुल शुरुआत से बता रही हूँ, आराम से समझना। ये है युग्मक जनक कोशिका, युग्मक मात्र कोशिका, ठीक है। युग्मक मात्र कोशिका से युग्मक बने अर्धसूत्री विभाजन के दौरान, ठीक है, मैं इसे दे दूं अंड कोशिका कह दूं, नर की कह दूं, मादा की कह दूं इसे, ठीक है, मादा से संबंधित है, यानी कि ये बन गया अंड कोशिका। पूरी प्रोसेस आराम से समझना, ठीक है। ये भी अंड कोशिका, इधर मैं कह दूं नर से संबंधित युग्मक मात्र कोशिका, अर्धसूत्री विभाजन होके क्या बन गया, नर युग्मक बन गया। अब ये तो हो गए दोनों नर युग्मक, जिन्हें आप शुक्राणु शब्द भी कहते हो। पादपों जो ब्रायोफाइटा वगैरह होते हैं वहाँ इनको एंथ्रोजोइड्स बोला जाता है, और जो उच्च स्तरीय पादप होते हैं वहाँ नर युग्मक ही कह देते हैं उनको। अंड कोशिका है, ठीक है। अब ये तो नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन से क्या बन गया, युग्मनज बन गया। ये तो हो गई निषेचन की क्रिया, इसे तो आप क्या कहोगे, निषेचन कहोगे। अब कई बार क्या होता है कि जो अंड कोशिका है बिना निषेचन के ही युग्मनज बना लेती है। अंड कोशिका बिना निषेचन के ही युग्मनज बना लेती है, उसे क्या कहते हैं, अनिषेक जनन कहते हैं।
उसे क्या कहते हैं, अनिषेक। यानी कि प्रजनन की वह क्रिया जिसमें युग्मनज का निर्माण बिना निषेचन के हो रहा है, क्या कहलाता है, अनिषेक जनन कहलाता है। ठीक है जी, समझ में आ गई। अब ये अगुणित है कि द्विगुणित है, ये कोशिका के प्रकार पर निर्भर करता है। अगर ये द्विगुणित होगी तो द्विगुणित हो जाएगा, अगुणित तो लगभग अपन अगुणित ही मान के चलते हैं, है ना। अगुणित, ये क्या है, अगुणित अवस्था है। अब मेरी बात सुनो, ये जो अंड कोशिका है अभी इसमें निषेचन नहीं हुआ, तो आप किसी के अनिषेचित अंड कह दो, अनिषेचित अंडज कह दो, तो आप कह सकते हो अनिषेक अंडज से युग्मनज बनना है, अनिषेक जनन कहलाता है। अब इस अंडे को, ये जो युग्मनज बन गया ना, अब इसे क्या कह देते हैं, निषेचित कह देते हैं। अंतर समझ में आ रहा है ना। अनिषेचित का मतलब मादा युग्मक, आप ये समझ लो, मादा युग्मक। ठीक है, अनिषेचित अंडे का मतलब होता है मादा युग्मक, और निषेचित अंडे का मतलब होता है युग्मनज जो सलियन से बना है। ये अंतर है दोनों शब्द के अंदर। तो बिना निषेचन के युग्मनज का निर्माण होना क्या कहलाता है, अनिषेक जनन कहलाता है। ये प्रक्रिया किसमें पाई जाती है, ये मधुमक्खी, ये जो मधुमक्खी में जो नर भाग होता है वो इसी प्रजनक क्रिया से उत्पन्न होता है, अनिषेक जनन से ही बनेगा। तो इसका मतलब वो हमेशा कैसा रहेगा, अगुणित रहेगा। क्या रहेगा, जैसे मधुमक्खी, कुछ विशेष प्रकार की छिपकलियां वगैरह भी होती है, उनमें भी ये क्रिया पाई जाती है ना। तो आप तो मधुमक्खी के अंदर नर का ज़्यादा एग्जाम्पल याद रख लो, वो ज़्यादा सही रहेगा। चलिए अब खुद सुनो, मधुमक्खी की बात सुनो, अनिषेक जनन समझ में आ गया ना। अब मधुमक्खी की बात सुनो, क्या होगा, जो मधुमक्खी है, मान लो ये रानी है, द्विगुणित है रानी, ये मधुमक्खी रानी है, द्विगुणित है। ये जो रानी है, इस रानी के अंदर उसने क्या दिया, अंडे दे दिए रानी ने क्या दिए, अनिषेचित अंडे दिए। मेरी बात सुनो, रानी ने क्या दिए, अनिषेचित अंडे दे दिए। ठीक है, आप कह दो अर्धसूत्री विभाजन हो गया, अनिषेचित अंडे, अगुणित अवस्था बन गई। अब यहाँ पर जो मधुमक्खी का जो नर है वो पहले से ही अगुणित है, पहले से ही अगुणित है, ये नर है इसका। ठीक है, ये नर ऐसे बहुत सारे होते हैं, ये 3 बनाऊंगी मेरे को। अब यहाँ देखो, यहाँ अंडे कितने हैं, 4, ये वाला इसके साथ संलयन कर गया, ये वाला इससे कर गया है ना, ऐसे संलयन कर गए। अब जहाँ जहाँ संलयन हुआ वहाँ तो 2n द्विगुणित अवस्था बन गई, युग्मनज बन गया, सॉरी ना, युग्मनज बन गया। ये जो युग्मनज बना है ये आगे जाके सभी की सभी मादा होगी, आगे जाकर के सभी की सभी क्या होगी, मादा होगी, जो कुछ सैनिक का काम करती है, कुछ सफाई करती है, कुछ शहद लाने का काम करती है। अगर उन्हें अच्छा भोजन दे दिया जाए तो रानी बन जाती है एक नई प्रकार की, है ना। लेकिन यहाँ देखो, ये मादा युग्मक अकेला रह गया। अब ये जो मादा युग्मक है ये अगुणित अवस्था ही इसकी विकसित हो जाती है। जब अगुणित अवस्था विकसित हो गई तब आगे जाकर के ये क्या बनाएगी, मधुमक्खी का नर बनाएगी। तो मधुमक्खी का जो नर बनता है वो हमेशा अगुणित होता है। मधुमक्खियों में जो द्विगुणित होगी वो सभी की सभी मादाएं होगी। तो अनिषेचित अंडे से युग्मनज बन गया, युग्मनज से भ्रूण बन गया, भ्रूण से एक नया जीव बन गया, वो क्या कहलाता है, मधुमक्खियों में नर कहलाता है। तो मधुमक्खियों में जो नर है वो हमेशा अगुणित होते हैं। जैसे मधुमक्खियों के अंदर ये 32 है गुणसूत्र, तो इस नर में कितने मिलेंगे, 16 मिलेंगे। एज ए एग्जाम्पल, क्लियर है। बात समझ में आ गई होगी। अनिषेचक जनन किसे कहते हैं, बिना निषेचन के युग्मनज या भ्रूण का निर्माण होना क्या कहलाता है, अनिषेक जनन कहलाता है। तो यहाँ पे हमारी कौन सी प्रक्रिया खत्म हो चुकी है, निषेचन की। 2 अवस्थाएं कर ली हमने प्रजनन में,
लेगी की परिघटनाओं में एक तो कर ली निषेचन पूर्व है, जिसमें 2 पढ़े, युग्मक जनन, युग्मक का निर्माण। फिर दूसरी अवस्था के आगे निषेचन। निषेचन में अनिषेचक की परिभाषा, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन में अंतर। परीक्षा में पूछ ले कि आंतरिक निषेचन में नर की क्या विशेषता है, तो मैंने बता दी। बाह्य निषेचन में नर की क्या विशेषता है, तो ये भी आप लोग कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे की जो हमारी क्लास होगी वो रहेगी पश्च निषेचन अवस्था, युग्मनज बनने के बाद। तो उसमें एक तो युग्मनज पढ़ेंगे हम पूरा, और दूसरा पढ़ेंगे भ्रूण का निर्माण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? भ्रूण का निर्माण पढ़ेंगे। ये बातें अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास हमारी इतनी है, और वीडियो देखने के बाद में लाइक कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में नाम लिखो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं वीडियो अपलोड करते आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आपको वेट नहीं करना पड़े कि मैम कब ग्रुप में डालेंगे। कई बार क्या होता है कि जैसे मैं वीडियो बना लेती हूँ और मुझे कुछ पर्सनल काम हो जाता है तो मैं नहीं डाल पाती, तो उस समय आपको वेट नहीं करना पड़े, आप जस्ट ही वीडियो मिलते वीडियो को देख लो, तो आपका टाइम कंज्यूम हो और रेगुलरिटी बनी रहे पढ़ाई के अंदर। जितना पढ़ा दिया जाता है उसको रोज़ रिवाइज कर लिया करो, आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। जो पढ़ा दिया गया उसको रोज़ पढ़ लो, बस इतना ही काम करना है तुम लोगों को एक अच्छे परसेंटेज या नंबर लाने के लिए। ओके बच्चों, आज की क्लास इतनी ही थी।